नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो चल रहा है रूबरू और मेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे का कारण ये है कि जब आप अब दो तरीके से लोगों से रिलेट करते हैं। एक वो जब आप लोगों के सुख एक जैसे हों और एक तब जब आप लोगों के दुख एक जैसे हों। अब जब हम दुख की बात करते हैं तो दुख केवल वो दुख नहीं जो आपको सामान्य जब आप महसूस करते हैं उससे कुछ अलग इतर, और जो कि इतना सुखद ना हो, इतना एक प्रकाशित ना हो, वो महसूस कराता है। दुख कई बार वो भी होता है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन में आप क्या हैं वो बताता है, क्या आप हो सकते हैं वो बताता है। और जब आप इन चीज़ों से रिलेट करते हैं तो चेहरे पे आती है मुस्कान, जो मेरे पे थी। मेरे पास एक कार्ड है जिसके पीछे काफ़ी एक लंबी फहरिस्त है आज के गेस्ट की, वो क्या करती हैं, मगर बहुत संक्षेप में मैं उस चीज़ को बोलूँगा। नीलम चावला जी हैं, फाउंडर एंड CEO ऑफ मैक्स लैब लिमिटेड। यूके से आज हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में आई हैं। मूल रूप से दिल्ली की हैं और ज़रूरी सबसे समझना या जानना ये है कि कोविड के बाद एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने बहुत बूम किया, टूरिज़्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री। मगर खूबसूरती उस चीज़ की ये कि मेंटल हेल्थ के बाद की जो इंडस्ट्री है उनका फोकस इंडस्ट्री पे ना हो, उससे पहले जो मेंटल हेल्थ है उस पे है। तो अभी इतनी सारी चीज़ें जो मैंने कहा उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, असल में मतलब क्या है उन्हीं से समझेंगे। चलते हैं और बात करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज़ ऑल माइन। नीलम जी, सबसे पहले जो ये सारी चीज़ें मैंने कहीं कि सुख और दुख और ये, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जब कोई आपको देखेगा, अभी फ्रेम में आप हैं, आप कैसे बताती हैं कौन है आप, कौन है नीलम चावला? मैं आपका परिचय आपसे चाहूँगा। नीलम चावला एक सक्सेस स्टोरी है जो बहुत ज़िंदगी में फिज़िकल बैटल्स, मेंटल बैटल्स को जीत के आज आपके सामने बैठी हैं और ये बताना चाहती हैं कि अगर आप मुश्किल समय में हैं तो उस मुश्किल समय का कोई शॉर्ट रूट नहीं है। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो जब तक आप ट्रैफिक में से पूरा निकलेंगे नहीं, आप दूसरे क्लियर रास्ते पे नहीं पहुंचेंगे। आप मुश्किल समय में हैं, आप मुश्किल समय में मदद मांगिए, आप मुश्किल समय को रिकग्नाइज करिए और आप उस पूरे मुश्किल समय से निकल के जाइए और सामने आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मिलेगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे देखिए, मैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद निकल के आई हूँ और जब मैं उन हालातों में थी, मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं कभी वापस ज़िंदगी में चल पाऊंगी या मैं कुछ कर पाऊंगी। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ आफ्टर 2 साल के सिर्फ यही प्रार्थना करने के कि मैं मर जाऊँ। मैं जीना नहीं चाहती थी, बट आई ओवरकेम दैट विद लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड प्रोफेशनल हेल्प। तो आज मैं आपके सामने हूँ और अब मैं ग्लोबली यही काम करती हूँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करती हूँ। ये लोगों को ये बताती हूँ कि जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ है। आप इसको इग्नोर मत करिए। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ साथ साथ चलती हैं, दोनों का ध्यान रखना है। तो बस हम लोगों को ये बोलते हैं, आप अपनी मेंटल वेलनेस का पहले ध्यान रखिए, इसके बारे में बात करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे लग रहा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। अगर आप बोलेंगे मैं लो फील कर रही हूँ या मुझे रोना आ रहा है या मेरा वो करने को मन नहीं करता जो मैं नॉर्मली करा करते थी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हम लोगों को बताते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। नीलम जी, आपने कहा सक्सेस स्टोरी है और उसके बाद आपने बताया कि 2 साल और वो सारा, तो अगर आप ठीक समझें, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो मैं जानना चाहूँगा क्या वो सारी चीज़ें थी जिसने आपको आज आप जो हैं वो बनाया? So I used to be at the peak of my professional career, which involved me training. I was a totally financially independent, super independent कह लें, financially independent or physically, every way I was independent. And suddenly out of the blue मुझे brain stroke हो गया. Suddenly I became a vegetable on the bed. And then I was diagnosed with brain tumor. और मैंने सोचा कि मुझे ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं कराना है क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकती थी, मैं तो इंजेक्शन से भी डरने वाली लड़की हूँ। तो मैं घर आ गई, मुझे नहीं कराना था ऑपरेशन। 2 महीने घर रहने के बाद मुझे लगा कि, और मैं भगवान से ही पूछा करती थी कि लोग ट्यूमर से मर जाते हैं,
मैं ये नहीं पूछ रही कि मुझे ट्यूमर क्यों हुआ, मैं ये ज़रूर भगवान से पूछती हूँ कि जब लोग मर जाते ट्यूमर से, मैं क्यों नहीं मर रही, मुझे मरना था। बट 2 महीने जब इस तरह पैरालाइज्ड रही, पलंग पे रही, तो मैंने ये सोचा कि मर भी नहीं रही, जी भी नहीं रही, तो ऑपरेशन कराने गई। ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, बट इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक। चल नहीं पाती थी, बट विदाउट रियलाइजिंग उस टाइम पे मेरे ठीक होने की जर्नी पे लॉट ऑफ मेंटली आई वाज डिप्रेशन सीप इन हो रहा था मेरे अंदर, बट आई डिडंट रियलाइज, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग थे सब ये तो देख रहे थे कि पूरा सिर कटा था, अब टांके हील हो रहे हैं, मेरी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज थी, वो थोड़ी थोड़ी चलने लगी है, सेंसेशन वापस आ रही है, इसका मतलब मैं ठीक हो रही हूँ। बट it was also a lack of awareness on my part and as well as the family's part as well कि मेरे मानसिक संतुलन को क्या हो रहा है कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन एकदम पलंग पे है, डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग, इवन योर पर्सनल केयर, यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी। ये बहुत बड़ा धक्का था मेरे लिए। तो थोड़ा थोड़ा जैसे ठीक हो रही थी, बट मेरे को अपना मेंटल हेल्थ समझने की, और फिर ऐसा मौका आ गया कि लोगों के लिए तुम नॉर्मल बन गए, तुम पलंग पे हो, ये लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है, और मैं उसको नॉर्मल नहीं कर पाई। जो भी नॉर्मल होता है, मुझे नहीं पता क्या नॉर्मल होता है, बट सबके लिए नॉर्मल होने लगा कि बस ये औरत अब यही है, इसके लिए केयरर इतने बजे से इतने बजे आएंगे, ये होगा वो होगा। बट मेंटली मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी। बट लोगों के लिए, अपनी फैमिली को खुश देखने के लिए और करने के लिए मैं हंसती रहती थी। मैं सोचती थी कि इनको कुछ ना बताऊं, क्योंकि मुझे लगा एक तो ये ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है और मुझे बताना भी नहीं आ रहा था, और मुझे किसी ने उस टाइम नहीं सोचा कि मुझे इस तरह की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं। उस टाइम मैंने ये भी देखा कि लोग तुम्हें हाउ आर यू पूछते हैं, बट तुम्हारे हाउ आर यू बताने का वेट भी नहीं करते, क्योंकि तुम दिख रहे हो ठीक, तुम हंस रहे हो, तो बस लोगों के लिए ये इतना बहुत है, और लोग आगे चले जाते थे। ऐसा मैंने 4.5 साल बिताए पलंग में। थोड़ा बहुत ठीक होती थी, फिर मैंने थोड़ा खड़े होना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो मैं गिर गई, मेरे पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए। मुझे चलने का और गिरने का इतना फोबिया है, अभी भी है, कि मैंने तब रियलाइज करा कि मैं ठीक भी हो रही हूँ पर मैं चल नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मेरी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ मुझे डिसेबल कर रही थी। मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं व्हीलचेयर में हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती थी मैं वॉकर से चलती हूँ। फिर स्टिक लेने लगी, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। तब मैंने अपने मन को बहुत समझाया, बहुत हेल्प ली मैंने, प्रोफेशनल हेल्प, जब मैं इतना हिम्मत जुटा पाई कि मैं किसी को बता सकूं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले नीलम जी किसको बताया था ये आपने? मैंने अपने डॉक्टर को बताया था, क्योंकि मैं इतनी दवाइयाँ खाती थी कि मुझे लगता था, कई बार मन में आता था कि मैं अपनी दवाइयों को ओवरडोज कर लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे सुसाइड करने के लिए किसी को कोई बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट समहाउ आई थिंक भगवान का साथ था, स्पिरिचुअली आई एम वेरी इंक्लाइंड एज वेल, वो मैं नहीं कर पाई। एंड जब इस हद तक हो गया कि मेरा जीना इम्पॉसिबल हो गया, देन आई अप्रोच माई डॉक्टर एंड आई टोल्ड हर कि आई नीड सपोर्ट, नहीं तो आई थिंक आई विल डू समथिंग टू माई सेल्फ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे, थेरेपी, काउंसलिंग बहुत हुआ। फिर मैंने अपनी फैमिली को भी बताया, फैमिली को जितनी समझ हो सकती थी उतना वो समझे, उन्होंने अपनी तरफ से सब सपोर्ट किया, सब कुछ किया। तब मैंने रियलाइज़ करा कि ये चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत लोगों को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहते। मैंने सबसे इवन आपने पूछा, सबसे पहले डॉक्टर को बताने से पहले मैंने अपनी सबसे अच्छे फ्रेंड को बताया था। उसने बोला तेरे को कुछ नहीं, तो बहुत अच्छी लगती है। मेरी अच्छी लगने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। दे वर टोटली डिसमिस्ड। एंड तो फिर मैं पीछे हट गई कि अगर अच्छा लगना ठीक है तो बस फिर ठीक है, दैट्स इट। नोबडी केयर्ड अबाउट। तो मैं भी शायद हो सकता है अच्छा लग रहा हूँ। हाँ जी, तो हम उसको स्माइलिंग डिप्रेशन भी कह सकते हैं। मैं पूरा टाइम हंसती थी, लोगों को हंसाती थी, तो लोगों को नहीं समझ आता था, बट मुझे पता अकेले में मैं सिर्फ रोती थी, बैठ के सिर्फ रोती थी। अभी आपसे बात करी तो आई एम गेटिंग इमोशनल। और फिर अभी थोड़ा ठीक होने लगी तो कोविड में जकड़ गई। कोविड में मैं वेंटिलेटर पे थी और मुझे लगा कि मैं इतना भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि मैं मर जाऊँ तो शायद जब कोविड में लोग इतनी
ट्रेजेडीज हो रही हैं, तो मुझे लगा कि अब मेरी प्रेयर्स आंसर हो जाएंगी, अब मैं चली जाऊंगी, अब नहीं आऊंगी वापस, बट फिर आ गई वापस। तब मैंने सोचा कि अब मैं मरी नहीं हूँ, तो अब मुझे जीना है, अब मुझे जीना है। तब मैंने सपोर्ट मांगी, मुझे बहुत सपोर्ट मिली। आई वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ and I started this social media called Maxable for All, जिसका full form है Maximizing Abilities for All। क्योंकि मैं सोची थी कि मुझे किसी और को नहीं देखना, वो कैसे चल रहा है, वो फैशन शो कर रहा है या वो जो भी कर रहा है, और मैं चल भी नहीं पाती, मैं अपने आप को इसमें कंपेयर करती थी। फिर मैंने सोचा नहीं, जो मैं कर सकती हूँ मैं उसको मैक्सिमाइज करूँगी। मेरी स्टिक, वॉकिंग स्टिक, जो मेरी डिसेबिलिटी का प्रतीक थी, उसको मैंने एबिलिटी का प्रतीक बनाया कि इसके द्वारा मैं बाहर जाती हूँ, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। तो मैंने मैक्सिबल फॉर ऑल इनिशिएटिव स्टार्ट करा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। इन इंडिया मैम? हाँ जी, यूके में। अच्छा, यूके हाँ, में। मतलब तो सोशल मीडिया पे वो तो इंटरनेशनली हो जाता है। नहीं, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ, आई टेल यू द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग दिस। तो व्हेन आप कोविड से जब अफेक्ट हुए, तो यू वर इन इंडिया और इन यूके? यूके। एंड व्हेन दैट फर्स्ट थिंग, दैट स्ट्रोक एंड देन ट्यूमर हैपेंड, तो सब कुछ यूके, सब यूके में हुआ था। एंड यू शिफ्टेड टू यूके इन 2019, राइट? नो, 1999। ओके, so this entire thing has happened in UK only. ओके। और ये आपने मैक्सिबिलिटी भी वहीं पर ही स्टार्ट किया? तो मैं यूके में ही थी, मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू किया मैक्सिबल फॉर ऑल। शुरुआत मैंने नाम मेंटल हेल्थ का रखा था क्योंकि मैं चाहती थी मदद। मैं सोचती थी कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे, मैं उनसे मदद मांगना चाहती थी। और जब मैंने शुरू ही करा, थोड़े ही समय में लोग मेरे से मदद मांगने लगे। तब मैंने रियलाइज करा कि इसकी बहुत ज़रूरत है। एंड उसका नाम फिर मैंने चेंज करा मैक्सिबल फॉर ऑल, क्योंकि हर जेंडर के लिए है, हर उम्र के लिए है। हम बच्चों के लिए भी करते हैं, हम मेन के लिए भी करते हैं, विमेन के लिए करते हैं, और इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक एट ऑल। कोई भी हमारे पास आए तो हम सबको मदद करते हैं। वी हैव टाइड अप विद द प्रोफेशनल बॉडी टू ऑफर थेरेप्यूटिक सर्विसेज एज वेल. We have collaborated with a tech startup called Dropledge Tech, जो हमें डिजिटल वेलनेस करवाते हैं। बट मेरा पर्सनली जो है, इट्स ओनली ऑन प्रिवेंटिव एट द मोमेंट, क्योंकि मैं कहती हूँ कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ को सिर्फ नेगेटिव नहीं लेना। जैसे हमारा शरीर फिजिकल हेल्थ है, ऐसे हमारा दिमाग मेंटल हेल्थ है, वो भी सबके साथ है, एवरीबडी हैज़ इट। एंड मेंटल हेल्थ एक कंटिन्यूम पर है। आप सोचिए, एक रस्सी है, उसका एक सिरा मेंटल वेलनेस है और दूसरा सिरा इलनेस है। तो जब हम वेलनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जब हम इल नहीं हैं, तो वेलनेस के ऊपर हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं। और ज़िंदगी में ऊपर नीचे, दुख सुख सबके साथ चलता है, तो हम बीच में, कंटिन्यूम के बीच में आ जाते हैं। कोई दुख हो गया, कोई कुछ हो गया, बट अगर हम उस टाइम पे या तो सपोर्ट मांग ले, किसी से बात करें, तो बहुत बहुत चांसेस होते हैं कि हम वेलनेस की तरफ वापस चले जा सकते हैं। लाइक अ सीसो, हम वापस चले जाएंगे। बट अगर हम अकेले ही सफ़र करते रहे, हम सोचे नहीं, ये तो लोग क्या कहेंगे कि मैं बोलूँगा कि मेरे को ऐसे फील हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे, और हम अकेले सफ़र करते रहते, हम धीरे 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 इलनेस की तरफ चले जाते हैं। और उस टाइम पे कई बुरे हादसे भी हो जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वापस आने में वक्त भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। मेहनत लगती है, स्कार्स हो जाते हैं, बहुत ट्रॉमा होता है जी। तो हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं आजकल। अवेयर हो जाइए, आपकी मेंटल हेल्थ है और आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी वेलनेस की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोगों को, बच्चों से ही ये समझाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एक लव स्टोरी होगी, वो है आपके अपने साथ। You are your first and the most important love. छोटे बच्चे को हम देखते हैं, हम शीशा दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, वो अपनी शक्ल शीशे में देख के हंसते हैं। क्या बड़े लोग हंस सकते हैं? सो हम अपना इनर चाइल्ड कहाँ छोड़ देते हैं? सो एज अडल्ट्स हमें अपने इनर चाइल्ड के साथ प्यार करना चाहिए। हम अपना इनर चाइल्ड को देख के खुश हों। ये समटाइम्स एक्सपीरियंसेस स्कार अस, मार अस, बट उसके लिए सपोर्ट मांगिए। उसके लिए हम सब हैं एक दूसरे के लिए, और सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए। ये एक छोटा सा मेरा इनिशिएटिव है, एंड आई फील इट विल क्रिएट रिपल्स। जैसे बहुत बड़े पानी के एक छोटा सा हम जब डॉट डालते हैं पानी का, तो रिपल्स होते हैं। तो एक एक इंसान से हम रिपल्स क्रिएट करेंगे। एक इंसान को पता चला, वो दो को इम्पैक्ट करेगा, आगे आगे आगे। डोमिनो इफेक्ट है और सबको मिलेगा।
तो ये मेरा इनिशिएटिव है. Neelam, just the reason why I asked you that question earlier, कि what exactly where exactly you were been at there, like in UK or in India, because ये कह देना अभी एकदम गलत नहीं होगा कि जो मेंटल हेल्थ का आइडिया, उसके आसपास का पूरा जो एक एनवायरनमेंट, जो इकोसिस्टम जो हम क्रिएट अभी कर रहे हैं इंडिया में, दैट इज़ वे बिहाइंड एज कम्पेयर टू UK एंड एनी अदर यूरोपियन और अमेरिकन, एनी अदर नेशन. तो now, as you've just mentioned, it is international. How do you see where exactly the situations are in India, and how much do we need to work, and from where one can start? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये कोई इंडिया की प्रॉब्लम नहीं अकेले की. It's a world problem, right? It's a world problem. It's a universal problem. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया है. जी. मेंटल हेल्थ क्राइसिस है इस. नेक्स्ट पेंडेमिक उन्होंने बोला, नेक्स्ट पेंडेमिक इज दिस ओनली मेंटल. मैं अभी आने से पहले ऐसे इंडिया के स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी. 2021 में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने स्टैटिस्टिक्स निकाले थे कि बच्चों के लिए अंडर 18 हर रोज 35 बच्चे सुसाइड करते हैं. एक बच्चा भी अगर सुसाइड से जाता है, कितना दुख की बात है. 35 बच्चे, एक से ज्यादा हो गए एक घंटे में. और ये वो रिपोर्ट है जो कि चले गए हमें छोड़ के. जो अटेम्प्टेड फेल्ड सुसाइड्स हैं वो तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं. और ये मैं 2021 के आंकड़े बता रही हूँ. अभी तक तो और हम कितनी न्यूज़ में सुनते हैं. सो इट इज़. और अभी मैंने आने से पहले ये भी पढ़ा है कि 2023 में इंडिया को सुसाइड कैपिटल बोला गया है. तो ये बहुत ग्रेव सिचुएशन है. तो इस टाइम पे आई थिंक बच्चों से लेके बड़ों तक हर इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करें कि मेंटल हेल्थ का अपना ध्यान रखें. वेलनेस, मेंटल वेलनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए, जिस तरह हम सोचते हैं हमें रोज़ वॉक करनी चाहिए, हमें रोज़ योगा करना चाहिए, ये सब मेंटल वेलनेस ही है. बिल्कुल, गॉट इट. मैम, एक दूसरी चीज़ और, इंडिया में अभी जो इंडस्ट्री है, and I'm talking about the industry, not just mental health and the help that we are seeking from the society. This is a very lavish industry. Lavish as in कि अगर आप किसी एक अच्छे और renowned therapist के पास जाते हैं to seek for help, like sessions अगर आप उनसे लेते हैं, तो they will charge normal amount of money, but which is way too much for an average Indian. How do you see, just because you've started this Maxability for all, how can we create an ecosystem around that the people can help each other and they won't need, in the primary stage, they won't need a professional help because of the economical aspect of it? तो इसके लिए हम ये ज़रूरी समझते हैं कि हर इंसान को पहले तो समझ होनी चाहिए. जब हर इंसान को इस चीज़ की समझ हो जाएगी, तो जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही थी कि मैंने अपनी फ्रेंड को जब बताया कि मैं ऐसा फील करती हूँ, उसने बोला तू ऐसा फील नहीं कर सकती क्योंकि तू तो बड़ी अच्छी लगती है देखने में, राइट. तो जब हम जागृति क्रिएट करेंगे इन द मासेस, तो हमें पता चल जाएगा कि आज मैं हर्ष जी को जानती हूँ, ये बहुत वाइवेशियस हैं, बहुत बात करते हैं, बट मैं देख रही हूँ थोड़े दिन से ही बात नहीं कर रहे, इनके रवैये में थोड़ा डिफरेंस है. तो हर्ष जी को मुझे बताना नहीं पड़ेगा, मुझे ये बात समझ आ रही है. देन आई विल ऑब्जर्व. और वो हमारा फैमिली मेंबर हो सकता है, हमारा बच्चा हो सकता है, हमारा पार्टनर हो सकता है, हमारा कोलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो हम ये पहचान पाएंगे कि इसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इस टाइम पे. सो बिफोर इट गोज रियली बैड एंड इलनेस हो जाए और थेरेपी चाहिए तुम्हें, हम आपस में पीयर सपोर्ट, हम आपस में एक सोसाइटी एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी. और ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सेल्फ लव या सेल्फ केयर सिर्फ स्पाज में बहुत महंगे जो आप इंडस्ट्री बोल, बहुत महंगे जो हम देखते हैं फोटोज़, वही वेलनेस है. नो, वेलनेस इज आप रोज़ अपने लिए 5 मिनट निकाल के अपनी पसंद का कुछ कर पाए, वो भी वेलनेस है. माइंडफुलनेस कर पाएँ, योगा कर पाएँ, आर्ट कर पाएँ, म्यूजिक कर पाएँ, डांस कर पाएँ, ये भी मेंटल वेलनेस. वॉक ही कर लें, लोगों से बात करें, क्योंकि लोनली जब लोग होते हैं वो अंदर ही अंदर सफ़र करें, वो भी ठीक नहीं है. तो जब हम एज अ सोसाइटी हर इंसान को ये बताएंगे, लुक आउट फॉर दीज थिंग्स इन योर इमीडिएट सर्कल,
तो बहुत काम खराब होने से पहले बच जाएगा। जैसे कोविड में लोगों को पता था सिम्टम्स क्या है, तो हम मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स बताना चाहते हैं लोगों को। तो जब सिम्टम्स समझ आ जाएंगे तो हम आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। और क्या है वो सिम्टम्स, अगर आप कुछ बता सबसे बड़ा सिम्टम है कि आप देखें कि एक इंसान अपने नॉर्मल जो करता है, बात करता है या डांस करता है या आता जाता, वो नॉर्मल से हट के कर रहा है। ओके। आप देख रहे हैं कि ये रोता नहीं है बट रो रहा है, या बात नहीं कर रहा है, या शेयर नहीं कर रहा है। उसको खाना अगर अच्छा लगता है तो अब खाना अच्छा नहीं लग रहा, बाहर जाना अच्छा लगता है तो बाहर जाना अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी नॉर्मल से हटके अगर वो करता है तो ये बहुत बड़ा साइन है, ये सिम्टम है बहुत बड़ा। ओके। तो लुक आउट फॉर दैट। उसका वेट बढ़ रहा है या वेट एकदम कम हो रहा है, माने कि वो एकदम ज़्यादा खाना खा रहा है या एकदम कंफर्ट फूड कर रहा है या खाना खा ही नहीं रहा, ये भी हम देख सकते हैं। हम यूजुअली हम किसी के साथ अगर रेगुलर वॉक करने जा रहे हैं, वो बोल रहा है कि वॉक करने में बात करता था, अब वो बात नहीं कर रहा है, या नॉर्मल चीज़ों को वो नेगेटिवली देख रहा है, हर चीज़ में बोल रहा है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ। तो ये सब चीज़ें हम नज़र में रखते हैं कि कुछ इसको सपोर्ट चाहिए, there is something we can there is help. something we need to help. और मैम इसका कोई ड्यूरेशन भी है, क्योंकि देयर इज वन मोर थिंग। अभी एक जनरेशन जो हमारी एकदम बिल्कुल ताज़ी है, उनके साथ क्या हुआ है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और डिफरेंशिएट बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो हल्का दुख आया ज़रा किसी चीज़ का, नॉर्मल, किसी के दुख को डिमी नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज डिप्रेशन इज एंटायरली डिफरेंट। सो इन कंपैरिजन आई एम सेइंग थोड़ा दुख आया और उसको डिप्रेशन बोल के और दुनिया जहान की सारा तरस सारे इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल हैंडल्स हैं इन सब की डीपी ब्लैक या फिर डीपी हटा देना, बहुत ही एकदम दुख में डूबे हुए बिल्कुल स्टेटस और ये लगाना, स्टोरीज लगाना। तो इज देयर एनी ड्यूरेशन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ दिस पर्सन इज एक्चुअली इनटू डिप्रेशन, ही इज जस्ट नॉट सैड? कुछ है ड्यूरेशन इसके लिए? आई थिंक ये सब बहुत इंडिविजुअल है, बहुत यूनिक है। ड्यूरेशन का तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि डिप्रेशन एक डायग्नोजेबल कंडीशन है। मैंने कई इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स देखे हैं, वो बोलते हैं कि ये डिप्रेशन कुछ नहीं है, ये डिप्रेशन चॉइस है हमारी, वो नहीं है। डिप्रेशन एक डायग्नोजेबल कंडीशन है। बट यू आर राइट, सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क है। सैड हम आज हम अपने जो आज हमने सोचा था आज हम ये कवर कर पाएंगे, अगर हम वो नहीं करते हम उससे भी सैड हो सकते हैं। हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, हम उससे भी सैड हो सकते हैं, पर उससे ज़रूरी नहीं है दैट इज़ डिप्रेशन, दैट इज़ सैडनेस, और वो हम बात करके ठीक कर सकते हैं। Eventually you can sleep over it, it might go away. या तो कल मैं आपको बताऊंगी, मुझे एक कैब ड्राइवर मिला था, यंग कैब ड्राइवर था। मैंने उसको पूछा, बेटा आप पढ़ाई करते हो? तो उसने बोला, नहीं आंटी, मैं फ़ेल हो गया था और मैं अब नहीं कभी पढ़ सकता। आई सेड ऐसा क्यों? कि मैं 11th में फ़ेल हो गया था। तो आई सेड अच्छा अब क्या कर रहे हो? इससे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं और मेरा सबसे छोटा भाई 4 साल का है, तो अब मैं ये कमा के लोगों को, अपने घर को पाल रहा हूँ। तो मैंने बोला, बेटा आप तो फिर फ़ेल कैसे हो गए? फेलियर तो नहीं है ये। तो उसने बोला कि नहीं, अब मैं सिर्फ अपने भाई बहनों को ये समझाता हूँ, अपने दोस्तों को ये समझाता हूँ कि जब पढ़ने का टाइम था तो मैं गलत कंपनी में चला गया, मैं उल्टा सीधा सब एडिक्शन करता था, मैं ये जो भी करता था, तो ये मत करिए, और अब मैंने सब बंद कर दिया, मैं फैमिली को तो मैंने बोला बताया उसको, बेटा कि ये फेलियर नहीं है, आप मुझे बताइए आपने 11th के एग्ज़ाम में फ़ेल होके क्या क्या सीखा? तो उसने मुझे ये सारी चीज़ें लिस्ट करी कि मैंने ये सीखा, तो ये फेलियर नहीं है ना, ये लाइफ की सीख है, एंड वी हैव लर्नड आउट ऑफ इट। तो अब वो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, ये सब। तो ये कोई बताने वाला होना चाहिए, नहीं तो वो इंसान यही सोचता रहेगा, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, और आपके अपने पॉजिटिव्स वो देख ही नहीं रहा। सो एंड जब तक मैं कैब में से उतरी 40 मिनट की जर्नी के बाद, उसने बोला, मैम आपने तो मेरा पूरा ये बदल दिया, अपने लिए अपनी राय बदल दी, क्योंकि मैं सोचा था मैं फेलियर हूँ, बट आज मैं उतरूंगा जब कैब में से तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे कितने पॉजिटिव्स हैं। मैं एक फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो माँ बाप मेरे लिए छोटे बच्चे छोड़ के गए उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ क्या करना है, तो मैं फेलियर नहीं हूँ। तो एक ये छोटा सा शिफ्ट उसकी लाइफ में कितना बड़ा शिफ्ट करेगा। शिफ्ट ऑफ माइंडसेट, नज़रिया बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं।
बहुत खूबसूरत। नीलम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, आपने बात की, और सबसे ज़रूरी ये है कि just to understand this whole mental health thing, keeping it apart from that industry aspect, है ना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि आप जाते हैं तो वो दुख जो आपके साथ मोटापे की तरह चिपका हुआ है, हम उसे मोटापे के साथ उतरवा देते हैं वहाँ से, उनसे इतर। जब आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं और वो आपसे ये कहता है कि सुन, मैं समझ रहा हूँ कि तुझे दिक्कत है, मगर हम इसे मिलके ठीक कर लेंगे, उन दोनों चीज़ों के बीच का अंतर वो समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सो मच। तो ये इंटरव्यू तो खैर क्या कहूँ मैं इसे, वैसे इंटरव्यू में सवाल और जवाब होते हैं तो इस लिहाज से इंटरव्यू है, मगर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक सीख है कि हर वो इंसान जो आपके सामने हंस रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हो, और हर वो इंसान जो आपके सामने रो रहा है, जिसकी आंखों में आंसू हों, कि वो दुखी हो। और ये शायद आप इस इंटरव्यू को देख के समझ भी गए होंगे। तो ये समझ अगर अभी थोड़ी सी आपको लगता है कहीं कम है तो और बढ़ा सकते हैं। आजकल इंटरनेट आपकी बहुत मदद कर सकता है, मगर सही जगह से पढ़िएगा, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान। दोबारा उस चीज़ को दोहराऊँगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, एक दूसरे की ख्याल रखिए। मिलूँगा दोबारा किसी दूसरी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।